फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। आज इस वीडियो सीरीज MIQ के 10th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 ऐसे क्वेश्चंस जो कि इस साल के नीट एंड JEE में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे एक एक करके, लेकिन आप मेरी एक बात को याद रखिएगा कि क्वेश्चन तो एक बहाना है, रिवीजन जो कराना है, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको डिलीवर करूंगा ही, बट मेरा जो मेन फोकस है कि इन क्वेश्चंस के बहाने आपका इस टॉपिक का शॉर्ट में रिवीजन भी हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही मन लगा के आप इन सारे क्वेश्चंस को देखिएगा एंड इनके नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले सारे के सारे ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने निकाला है, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत ही अलग अलग टॉपिक में से निकाले, इसके जो पार्ट्स हैं उनमें से पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिंग है। क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी गई है A+3B एरो 2C के लिए K दिया गया है, मतलब रेट कांस्टेंट जो इस टॉपिक में होता है, रेट कांस्टेंट K दिया गया है 0.005 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। एक ही कंसंट्रेशन, आप जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसे टॉपिक्स में जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल 0.1 मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल 0.2 मोल पर लीटर। तो इस क्वेश्चन में अपन को फाइंड ROR ऑफ रिएक्शन करना है, मतलब कि इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। जब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो जब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल K रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर, यही होता है फॉर्मूला। इस पूरे टॉपिक में जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल K रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर, ये पूरा हमारा फॉर्मूला होता है। अब उसने हमसे पूछा है, R पूछा है, K उसने दिया है हमको, K उसने हमको दिया है। रिएक्टेंट, 2 टाइप की रिएक्टेंट है, दोनों की कंसंट्रेशन दी है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमको कंसंट्रेशन में रखना होगा, बट ऑर्डर नहीं पता, इस रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता। तो आप जानते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ऑर्डर ही होता है, ऑर्डर कैसे निकाला जाए। तो आइए पहले थोड़ा सा हम इस चीज को पहले समझ लेंगे, जिससे कि इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे हमसे इजीली हो सकें। तो देखिए, अगर हमारा फॉर्मूला R इज इक्वल K रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर है, तो फिर K का फॉर्मूला क्या होगा, K का फॉर्मूला होगा R अपॉन रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर, यही होगा। तो पहले हम K की इसमें यूनिट निकालेंगे। R क्या है, R की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलरिटी पर सेकंड, ये यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की। और कंसंट्रेशन, ये क्या है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है अकेली मोल लीटर इनवर्स, और इसकी पावर क्या है, ऑर्डर है। आप देखेंगे ये और ये सेम है, बट ऊपर इस पे पावर 1 है माइनस की, और इस पर जो पावर है वो ऑर्डर है, मतलब इस पर कोई पावर नहीं है, मोल लीटर इनवर्स। तो देखा जाए इस पर पावर 1 हुई ना, अगर मैं ऐसे लगा दूं, और इस पर पावर ऑर्डर है। तो आपने जानते हैं कि जब भी बेस सेम हो और डिवाइड का मामला हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, ये तो सेम था, इसकी पावर 1 थी, 1 माइनस ऑर्डर, और ये आपका सेकंड इनवर्स ऐसा कैसा बचा रहेगा। ये आपकी K की यूनिट हो जाएगी, U की यूनिट ऑफ K हो गई है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं कंटेंट रखता हूँ ROR, मतलब R उसने पूछी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल K उसने हमको दिया है, वैल्यू भी रख दूंगा। रिएक्टेंट मेरे पास 2 है, एक A है और एक B है। ऑर्डर उसने पूछा है, मैं ऑर्डर क्या रखूं, ऑर्डर में क्या रखूं, तो वो ऑर्डर निकालने का जरिया है मेरे पास यूनिट ऑफ K। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन में उसने K हमको दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में K उसने हमको ऑलरेडी दिया है, और K की वैल्यू के साथ साथ K की यूनिट भी दी है, जबकि K की ओरिजिनल यूनिट ये होती है। तो मैं ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूं, जिससे कि K की यूनिट ये बन जाए। मुझे यूनिट क्या दी गई है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इसमें ऑर्डर नहीं दिख रहा है, तो ऑर्डर की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, अगर ऑर्डर की वैल्यू को मैं 0 रख दूं,
यहाँ पर मैं ऑर्डर की वैल्यू को 0 रख दूँ तो 1 माइनस 0 इज इक्वल 1, तो के की यूनिट ऑलरेडी आ जाएगी। मतलब कि अगर के की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो हमेशा ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑलवेज 0। अगर के की यूनिट ये है, अगर के की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है तो ऑर्डर ऑलवेज 0 होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन 0 ऑर्डर के लिए अभी मैं इसको सॉल्व करता हूं, बट अगर क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता तो के की यूनिट क्या होती, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता तो के की यूनिट क्या होती। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है आप कमेंट में मुझे बताइएगा, और सेकंड ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होगी वो भी आप कमेंट में बताइएगा। आपको यहाँ ऑर्डर में आपको उस वैल्यू को रखना है जिससे यूनिट पता चल जाए। फिलहाल ये क्वेश्चन 0 ऑर्डर का है तो मैंने यहाँ पे 0 रख के देखा तो के की यूनिट ये वाली बन गई। इसका मतलब ये 0 ऑर्डर का है, कंफर्म हो गया। अब मैं यहाँ पर ऑर्डर 0 रख दूंगा, ऑर्डर मैंने 0 को रख दिया, आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। के की वैल्यू क्या है 0.005, ए की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर 0, बी की कंसंट्रेशन 0.2 की पावर 0, आर इज इक्वल। जब भी एक छोटा सा रूल, जो स्टूडेंट्स मुझसे नए नए जुड़े हुए हैं तो उनके लिए सारी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के लिए मैं सारी चीज़ें बताता हूं। जब भी किसी पर पावर 0 होती है, जब भी किसी पर भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है। तो कुल मिला के बोल सकता हूं मैं, अभी मैं के की वैल्यू नहीं रखता हूं, रख दो या ना रख दो कोई ज़रूरत नहीं है, के ही रखा रहने देता हूं। ये पूरा 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो आर इज इक्वल के। अब के की वैल्यू रखना है तो रख दो, वहां रखना है तो वहां भी रख सकते हैं, नहीं तो यहां पर रख दो या मत रखो। साफ दिख रहा है कि जो के है वही आर है, जो के है वही आर है। अगर ऑर्डर 0 है, ये हर बार की बात है, हर बार की ऐसी बात है कि अगर ऑर्डर 0 है तो के और आर इक्वल आने वाले हैं। बस आपको ऑर्डर पहचानना। ऑर्डर कैसे पहचाने की क्वेश्चन में उसने नहीं दिया, तो यूनिट से पहचाने, के की यूनिट से ऑर्डर को पहचाना जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन तो एक आध बारी देखे हैं, लेकिन जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर आधा क्वेश्चन यही होता है और ये कई बार पूछा गया है। के की यूनिट का सहारा लेके क्वेश्चन को उसने कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कई बार कोशिश की है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी क्वेश्चन पे जरूर फंसने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको दिखाता हूं आज का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, वो भी बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिंग है और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस छिपे हुए हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है रोल ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन में बी। एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का रोल क्या हो सकता है। पहला, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को इंक्रीज करता है। फिर दूसरे में एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करता है, थ्रेशोल्ड को डिक्रीज करता है। तीसरे में एक्टिवेशन को बढ़ाता है, थ्रेशोल्ड को भी बढ़ाता है। और चौथा ऑल पॉसिबल है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो पहले आप इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को और क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करें। वैसे आपको ऐसा सारे के सारे क्वेश्चंस में करना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है कंसेप्ट। बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। कई स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा गलत आंसर लगा के आते हैं, लेकिन आइए हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले समझेंगे कि ग्राफ का एक कंसेप्ट क्या होता है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी दिखती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी दिखती है, डेल्टा एच दिखता है, एच रिएक्टेंट, एच प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एंथैल्पी वगैरह बहुत कुछ दिखता है इस ग्राफ में। तो ये ग्राफ आपको जरूर पता होना चाहिए, इससे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके लिए मैंने ग्राफ बनाया है। इस एक्सिस पर मैंने एनर्जी ली है, एंथैल्पी हो सकती है, कोई दूसरी एनर्जी भी हो सकती है। इस एक्सिस पर टाइम लिया है। कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए हर रिएक्टेंट के पास इस ये पीक पॉइंट है, इस पीक के इधर का रिएक्टेंट का पार्ट है, इस पीक के इधर का प्रोडक्ट का पार्ट है। तो कोई पीक पॉइंट जो होता है उसके इधर रिएक्टेंट, उसके उधर प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो होता है उसके पास कुछ एनर्जी हमेशा होती है। तो मान लीजिए मैंने 10 किलो जूल की एनर्जी है हमारे रिएक्टेंट के पास, लेकिन इसको अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो 10 की एनर्जी से ये कन्वर्ट नहीं हो सकता। अपन देखते हैं कि जनरली कोई भी चीज़ को बनाना होता है तो गर्म करते हैं, गर्म करके हम उसको एनर्जी देते हैं। कुछ उसके पास थी पर गर्म करके एनर्जी दी, फिर वापस वो ठंडा हो गया और कुछ बन गया। तो ऐसा ही यहाँ पर है, इसको हमको एक एनर्जी देनी पड़ेगी। वो अलग अलग कुछ भी एनर्जी हो सकती है,
40, 50, 60 जो भी हो सकती है, दैट इज जो उसकी टोटल एनर्जी है। जैसे इसको हमने कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी होती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखते हैं अपन, ये तो ये मान लेते हैं अपन 55 है, ये जो है 55 में मान लेता हूं इसको 55 है। तो ये 55 इसकी जो है, इस रिएक्टेंट को अगर मैं 55 तक एनर्जी दे दूंगा तो ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद एनर्जी नहीं चाहिए और वापस नीचे आता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो 55 जो आई है वो क्या है हमारी, अगर हम इसको नीचे से देखते हैं, इस 55 को अगर मैं बिल्कुल जीरो से काउंट करता हूं तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए टोटल जो एनर्जी है चाहिए, उसको जो टोटल एनर्जी चाहिए जीरो से, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी कि उसके पास कुछ तो है, उसके पास कुछ तो है, बट बची हुई एनर्जी उसके पास जो नीड है, बची हुई एनर्जी जिसकी उसको नीड है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब कि इसके लिए अपन बात करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी 55 है एंड एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो 45 है फैक्ट, क्योंकि 55 में से मैं 10 माइनस कर दूंगा। तो इस तरीके से हम थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। यहाँ वो बढ़ने घटने की बात करता है, बट मैंने अभी आपको सिर्फ नॉर्मल बताया है, अभी बढ़ने घटने का कंपैरिजन हमने अभी नहीं किया है। बट ये नॉर्मल सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाली हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी जीरो से काउंट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी है उसके ऊपर से काउंट करते हैं। अब बात करते हैं, इसी में हम एक और चीज़ देख सकते हैं, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो देखिए, जब ये रिएक्टेंट था तो इसके पास कितनी एनर्जी थी, 10 किलो जूल, और जब ये प्रोडक्ट बना तो इसके पास कितनी है, 20 किलो जूल। तो इसके पास कितनी है, 20 किलो जूल है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये 10 किलो जूल का है, 10 किलो जूल का है, और यही डेल्टा एच होता है, यही डेल्टा एच होता है। ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पहले हम समझते हैं। देखिए, पहले उसके पास 10 थी, अपन ने उसको गर्म किया, लेकिन गर्म करने के बाद जब उसने अपन को लौटाई तो उसके पास 20 उसके अंदर रह गई है। मतलब कि उसने हमको वापस कम करी, ली ज़्यादा थी, ली 45 थी उसने, जबकि दी वापस में 35 ही है। मतलब कि 10 वो खा गया, मतलब समझिए आप, हमने जब उसको दी थी तो उसने 10 ली थी पहले से उसके पास थी, और उसने हमको 35 दी, और जब उसने हमको दी वापस तो 35 दी। तो हम डेल्टा एच निकाल लेंगे। ये हमारा एच प्रोडक्ट है और ये हमारा एच रिएक्टेंट है। तो डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच होता है एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। तो एच प्रोडक्ट कितना है हमारा 20, एच रिएक्टेंट कितना है 10। तो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव का 10 किलो जूल। पॉजिटिव का 10 किलो जूल, इसका मतलब क्या है, आप जानते हैं डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप समझ भी गए होंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है उसका डेल्टा एच पॉजिटिव क्यों होता है, क्यों होता है पॉजिटिव, क्योंकि इसने हमसे ली तो 45 थी एक्टिवेशन एनर्जी को, लेकिन जब दी तो दी 35 है, 55 में 20 गया 35 दी, मतलब 10 एक खा गया, मतलब इस रिएक्शन में एनर्जी लग जाती है, खर्च हो जाती है, इसलिए ये एंडोथर्मिक है। अगर ये एक्सोथर्मिक होता तो इसका ये वाला जो ग्राफ है ना, ये इससे नीचे आता, यहाँ तक आता, तो ये एक्सोथर्मिक होता। ओके, तो ऐसे आप एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी निकाल सकते हैं। डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नहीं होगा और क्यों होगा वो भी आप जान सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी को भी जान सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कैटलिस्ट के लिए दिया गया है, रोल ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन में भी क्या होता है। तो पहले समझते हैं कैटलिस्ट क्या करता है। तो कैटलिस्ट जब आता है तो जनरली वो रिएक्शन को इजीली वे में कंप्लीट कराता है। कैटलिस्ट आपने सुना होगा, कोई भी कैटलिस्ट आता है तो जनरली रिएक्शन को इजीली वे में कन्वर्ट कराता है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट की फॉर्म में ये ग्राफ इस तरीके का हो जाता है। मतलब कि सब कुछ वही है, शुरुआत की जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी वो भी वही है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी भी वही है, बट उसने इसके पीक लेवल को घटा दिया, पीक लेवल को घटा दिया, 45 पे कर दिया। मतलब कि अब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी ओनली 45 है, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी 35 है।
कैटलिस्ट की प्रेजेंस में देखेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आपकी 35 हो गई और एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी 45 हो गई, जबकि एक्टिवेशन एनर्जी 35 हो गई, मतलब दोनों ही डिक्रीज हो गए। क्या इसमें दोनों ही डिक्रीज होने का ऑप्शन है? नहीं है, कोई सा ऑप्शन नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे? तो इसका एक और अल्टरनेट ऑप्शन है, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। कई कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट भी होते हैं जो कि रिएक्शन को डिले करवाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में मान लीजिए 70 हो गया, इस कंडीशन में मान लीजिए 70 हो गया, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बढ़ गई और एक्टिवेशन एनर्जी भी बढ़ गई, तो दोनों का बढ़ना पॉसिबल है। कब? नेगेटिव कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। बट नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता तो कैटलिस्ट ही है, तो ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए है और ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए है। लेकिन एक और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें जो छिपी हुई है वो बता देता हूं, जो क्वेश्चन मैंने दिया नहीं है बट वो पूछ सकता है कि कैटलिस्ट की फॉर्म में डेल्टा एच पर क्या असर पड़ता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट के दोनों का कंपैरिजन वो दे देगा, पूछेगा इनमें से किसका डेल्टा एच बढ़ेगा, किसका घटेगा। तो याद रखेंगे अपन, पॉजिटिव कैटलिस्ट हो या नेगेटिव कैटलिस्ट हो या फिर बिना कैटलिस्ट हो, डेल्टा एच हर बार सेम है, क्योंकि रिएक्टेंट की एंथैल्पी भी पहले भी वही थी और प्रोडक्ट की एंथैल्पी भी सेम वही थी। तो डेल्टा एच पर कोई असर नहीं पड़ता कैटलिस्ट के आने से। याद रखिएगा, डेल्टा एच पर कोई असर नहीं पड़ता कैटलिस्ट के आने से, डेल्टा एच वही रहता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एंथैल्पी भी वही रहती है, बस सिर्फ थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी पर असर पड़ता है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी घटेगी तो एक्टिवेशन भी घटेगी और एक्टिवेशन बढ़ेगी तो थ्रेशोल्ड भी बढ़ेगी। तो आंसर आपका समझ गए इसका थर्ड। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है इस टॉपिक के क्वेश्चन की, वो ये है क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा रेट ऑफ जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो इनमें इक्वेशन यूज होती है हाफ लाइफ वाले, वो क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले हम इस क्वेश्चन को देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। क्या है? एन इमेजिनरी गैसियस रिएक्शन इज रनिंग इन अ पॉट। एक इमेजिनरी गैसियस रिएक्शन है जो कि एक पॉट के अंदर हो रही है। P+3Q एरो प्रोडक्ट, P और 3Q जब मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। इफ सपोज दिस रिएक्शन इज रनिंग इन अ बैलून एंड साइज ऑफ बैलून इज 1/4 ऑफ पॉट, देन व्हाट वुड बी इट्स ROR। वो बोल रहा है कि अगर यही इमेजिनरी रिएक्शन एक बैलून के अंदर हो, और बैलून आप जानते हैं रबर का बना होता है तो उसमें स्ट्रेच होता है और उसका साइज जो है वो पॉट का 1/4 हो जाता है, तो इसकी ROR क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एक केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आता है और केमिकल काइनेटिक्स में भी आता है। देखते हैं क्या है। ROR निकालना है तो ROR का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन के रिएक्टेंट की पावर ऑर्डर, वैसे तो यही होता है, लेकिन इसमें हमको ऑर्डर से रिलेटेड कोई हिंट नहीं दी गई, ऑर्डर से रिलेटेड कोई हिंट नहीं दी गई कहीं पे भी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसकी जो स्टोइक्योमेट्रिक फैक्टर्स हैं इनको ऑर्डर बना सकते हैं। तो हमारा पहला रिएक्टेंट P है और दूसरा है Q, तो P पे पावर लगेगी 1 और इस पर लगेगी 3, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी छोटी मोटी भी हिंट नहीं दी गई है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर वैल्यूज क्या, वैल्यूज भी उसने हमको नहीं दी हैं और वो हमसे पूछ रहा है बैलून के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर साइज का चेंजमेंट हुआ है, बैलून और पॉट के साइज में मेनली अंतर है, तो साइज में अंतर होने से कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन पर क्या असर पड़ेगा। कंसंट्रेशन जिसको हम C भी बोल सकते हैं और या फिर बड़ा ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, क्या होती है N/V होती है। N/V मतलब मोल पर लीटर, N मतलब मोल पर लीटर। यहाँ पर अगर वो वॉल्यूम घटा देगा 4 गुना तो मोल तो वही है, C डैश क्या हो जाएगा, मोल तो वही है बट वॉल्यूम 4 टाइम्स माइनस हो गया, तो हम इसको बोल सकते हैं C डैश इज इक्वल 4 ऊपर आ जाएगा 4N/V, और N/V क्या था, C था, तो C डैश इज इक्वल 4C हो गया, C डैश इज इक्वल 4C, मतलब कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ गई, कंसंट्रेशन 4 गुना बढ़ गई। बस इन्हीं वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, P की जगह मैं लिख दूंगा 4P की पावर 1 और Q की जगह लिख दूंगा 4Q की पावर 3। इन वैल्यूज को मैं बाहर निकाल लूंगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 × 4 का क्यूब होता है 4 का स्क्वायर 16 और 16 के ऊपर 64, मतलब 4 का 64K। वापस क्या बचा रह गया, P की पावर 1 और Q की पावर 3, ये यहीं छोड़ दिया मैंने। क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 264
64 का 4 टाइम्स, 60 का होता है 240, 4 का होता है 16, 240 और 16 256, सॉरी 264 256 के पी की पावर 1 क्यू की पावर 3। अब आप देखिए ये आपकी नई आर डैश आई है, ये आर डैश है ना जो हमने नई वैल्यूज पुट करी है, ये आर डैश है तीनों। तो आर डैश में आप देखेंगे आर डैश इज इक्वल 256 और ये पूरा का पूरा ही तो आर था, तो 256 आर, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन 256 गुना बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी। तो आंसर ये है। देखिए क्वेश्चन को जब करना था तो सॉल्व करने से पहले तो इतना समझ लीजिए, जब वॉल्यूम घटता है, जब वॉल्यूम घटता है तो कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ती है। मोल वही है, वॉल्यूम घट गया तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो घटने वाले जो दो ऑप्शन है वो तो पहले ही कट कर देने चाहिए, बच्चे रह गए ये दोनों। तो आंसर है 256 गुना बढ़ जाएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगा जीरो ऑर्डर का एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। क्या है क्वेश्चन? ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड 0.1 ml, मतलब उसका वॉल्यूम दिया गया हैज 2 मिलीमोल H प्लस आयन, मतलब एक लिक्विड की ड्रॉप है उसके अंदर 2 मिलीमोल H प्लस आयन है। इफ के फॉर ROD ऑफ H प्लस, ROD मतलब रेट ऑफ डी अपीयरेंस, मतलब H प्लस के विलुप्त होने की दर, H प्लस के डी अपीयरेंस होने की रेट इस 10 की पावर ऑफ 5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, मतलब K दिया गया है, उसने K दिया है हमको और उसकी यूनिट भी दी गई। देन कैलकुलेट टाइम फॉर 75% ऑफ डी अपीयरेंस ऑफ H प्लस, मतलब H प्लस के 75% डी अपीयर होने में कितना टाइम लगेगा। तो जब कितना टाइम लगेगा, तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है, अगर K दिया गया है तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ऑर्डर का है, जीरो का है, सेकंड का है, किसका है। तो देखिए K की यूनिट हम देखते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। K की यूनिट देख के समझ में आ जाता है हमको कि ये जीरो ऑर्डर का है, ये जीरो ऑर्डर का है, क्योंकि K की यूनिट क्या थी? मोलरिटी 1 माइनस ऑर्डर सेकंड इनवर्स। ऑर्डर की वैल्यू मैंने जीरो रखी तो फिर ये आ जाएगा, जो पहले वाले क्वेश्चन में देखा भी था स्टार्टिंग में। अब हम देखते हैं K की अगर ऑर्डर यूनिट जीरो है तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ क्या होता है। तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ आप सबको पता होना चाहिए। जीरो ऑर्डर का ग्राफ होता है X और T के बीच में एक ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, और ये स्लोप जो होता है वो K के बराबर होता है। ये स्लोप जो होता है K के बराबर होता है। अब सवाल उठता है सर ये X क्या है। तो कोई भी मान लीजिए रिएक्शन है, उसमें A से प्रोडक्ट बन रहा है, तो स्टार्टिंग में मान A रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो T बराबर जीरो पर इसकी कंसंट्रेशन मान ली A है, तो इसकी क्या होगी? जीरो होगी। T टाइम पर क्या होगा? T टाइम पर ये कुछ खर्च हो जाएगा, 1x खर्च हो जाएगा, तो ये x बन जाएगा। तो x क्या है? x है हमारा T टाइम के बाद प्रोडक्ट कितना बना। अब T टाइम कितना है? T 50% बोल सकता है, 75% बोलता है, 100% बोल सकता है, जो भी बोले उस टाइम पे x कितना है ये अपन को निकालना है। स्ट्रेट लाइन की इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम x की इक्वेशन देखें तो क्या फॉर्मूला बनता है? x इज इक्वल KT। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x इज इक्वल KT, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जीरो ऑर्डर के अधिकतर क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। अब टाइम का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो टाइम के क्वेश्चन में T का टाइम, T क्या हो जाएगा? T का फॉर्मूला हो जाएगा T इज इक्वल x अपॉन K, हो जाएगा x अपॉन K। अब T कितना कितना हो सकता है? T सबसे पहले तो 50% वाला पूछता है, तो T 50% क्या होगा? T 50% जब होगा तो A आधा कन्वर्ट होगा x में, तो x इज इक्वल A/2 बोल सकता हूँ, और नीचे K, तो ये आपका T 50% का फॉर्मूला बन गया। अगर यही क्वेश्चन वो हमसे बोले T 100% के लिए बताइए, T 100% के लिए अगर मुझे बताना है तो T जब 100% होगा तो x जो है पूरा का पूरा A ही कन्वर्ट हो चुका होगा, तो x इज इक्वल A होगा, यहाँ x इज इक्वल A होगा, तो फिर ये A/K हो जाएगा। x यहाँ लिख दो, x इज इक्वल A, और यहाँ पर x क्या था? A/2। T 50% में क्या होता है? x A/2 होता है, और T 100% में x A के बराबर ही होता है, क्योंकि पूरा का पूरा ही खर्च हो गया। अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है T 75%, T 75% बोल रहा है, तो 3/4 को बोलते हैं 75% A/K। ये आपका हो गया। सर 3/4 क्यों लगा है? क्योंकि 75% पर x इज इक्वल 3/4 A होता है। देखिए 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा ना, 75%।
तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, तीनों पर ही क्वेश्चन जनरली आता है। बाकी किसी और परसेंटेज पर भी आए तो भी आप कर सकते हैं, बस यहाँ पर आपको परसेंटेज सेट करके निकालना पड़ेगा। बाकी जनरली इन तीनों पर आता है, ये क्वेश्चन भी तीनों पे हो सकता है, बट उसने हमसे 75% के लिए पूछा है, तो मैं 75% के लिए इसको सॉल्व करूंगा। 75% के लिए जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, T 75% इक्वल होता है 3/4 A अपॉन K। अब मेरे पास 3/4 भी है, K भी है, A नहीं है। A नहीं है तो A मैं निकाल लूंगा। तो A निकाल लूंगा, कैसे निकलेगा, A क्या, A कंसंट्रेशन है यहाँ पर। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल कितने दिए गए हैं, मोल उसने मुझे दिया है 2 मिली मोल। 2 मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ और मोल अपॉन वॉल्यूम क्या दिया है उसने मुझे, वॉल्यूम दिया है उसने मुझे 0.1 ml। 0.1 ml, ml को जब मैं लीटर में बदलता हूं तो 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ता है और ये लीटर बन जाता है। ये यूनिट हो गई मोल पर लीटर। 1000 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। बस सॉल्व कर लेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ × 1000 अपॉन 0.1। देखिए 10⁻³ और 1000 का मतलब होता है 10⁻+3। 1000 का मतलब 10⁻+3, तो इससे कट जाएगा 2/0.1 मतलब कि 20। ये आपकी कंसंट्रेशन आ गई 20 मोल पर लीटर। ये हमारी कंसंट्रेशन आ गई। इसको मैं यहाँ फिट कर दूंगा 3/4 × 20 अपॉन K क्या है 10⁵। 10⁵ था क्वेश्चन में या 10⁻⁻5, तो K है हमारा 10⁵ ही है क्वेश्चन में जो दिया गया है। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 20 गया 5 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 15 × 10⁻⁻5। ये आंसर आ गया। ये सेकंड में बोलेंगे, आंसर किस में आएगा, सेकंड में, क्योंकि टाइम है तो यूनिट सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप कैसा भी क्वेश्चन इस तरीके से निकाल सकते हैं। एग्जाम में इस वैरायटी का क्वेश्चन आने की इस बार बहुत ज़्यादा संभावना है। हाँ, इतना अंतर हो सकता है, वो 75% की 100% पूछ सकता है या 50% पूछ सकता है, और आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में कंफ्यूज कर सकता है। तो सबसे पहले ऑर्डर आइडेंटिफाई कीजिएगा और इस तरीके क्वेश्चन बहुत ईजिली कूल होकर करके आइएगा। अब मैं आपको बताऊंगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ऑर्डर का है। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स, ये आज की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड इस क्वेश्चन को मैं आपको पहले प्रॉपर मेथड भी बताऊंगा, इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, और उसके बाद अगर ये क्वेश्चन का ऑर्डर दूसरा होता तो भी ये क्वेश्चन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इन ए केमिस्ट्री लैब ए केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटिंग 75% इन 6 मिनट। एक केमिकल रिएक्शन है जो कि 6 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 8 मोल पर लीटर। जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन 8 मोल पर लीटर लेते हैं तो 6 मिनट में ये 75% कंप्लीट हो जाती है। इफ सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 16 मोल पर लीटर, मतलब डबल कर दी, देन व्हाट वुड बी इट्स T 75%। वो बोल रहा है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हम 16 मोल पर लीटर लें, मतलब डबल लें, तो इसकी T 75%, 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। और उसने दिया है हमको K दिया है, गिवन K 10⁻⁻1 सेकंड इनवर्स। तो ये क्वेश्चन हमको करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को भी इसमें सीख लेंगे और इसकी ट्रिक भी देख लेंगे, और अगर इसका ऑर्डर चेंज होगा तो कैसे होगा वो भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो K की यूनिट दी गई है, K की वैल्यू भी दी है, यूनिट भी दी है। जब भी यूनिट दी गई हो तो मैंने आपसे क्या बोला है, सबसे पहले हमको क्या निकालना चाहिए कि उसका ऑर्डर क्या है। तो K का ऑर्डर क्या होता है, K का ऑर्डर होता है मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस ऑर्डर सेकंड इनवर्स। यहां पर सिर्फ सेकंड इनवर्स है। अगर मैं ऑर्डर की वैल्यू को 1 रखूं तो 1 - 1 0। अगर मैं ऑर्डर की वैल्यू को 1 रखता हूं तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 0। और किसी की भी वैल्यू जब 0 होती है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए K की यूनिट सेकंड इनवर्स होती है। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ्स वगैरह सब कुछ आपको याद आ जाने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T = 2.303 अपॉन K log 10 A अपॉन A - x। ये इसका फॉर्मूला होता है सबसे बेसिक के
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। इससे आप टी हाफ वाफ सारे ग्राफ वगैरह सब निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मुझे दो कंडीशन दी गई है और T75% की बात चल रही है, तो T75% मुझे दो कंडीशनों में सॉल्व करना है, तो मैं टू कंडीशंस क्रिएट करूँगा, T75 1 और T75% 2। टू कंडीशंस है मेरे पास, और जब टू कंडीशंस में मैं कंपेयर करूँगा तो दोनों फॉर्मूलों को दोनों बार लिख दूंगा। 2.303 अपॉन के log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, 2.303 अपॉन के log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो देखिए बेटा 2.303 दोनों में एक जैसा रहेगा, के भी दोनों के लिए एक ही है क्योंकि एक ही चीज़ की रिएक्शन है, बचा रह गया ये। तो इसको अब मैं सॉल्व करूँगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सिर्फ क्या रह गया log 10 a मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन पहली वाली कंडीशन में 8 मिनट है, और जब 75% कंप्लीट हो जाएगी तो x क्या हो जाएगा 6। 8 का 75% क्या होता है 25%, 2 होता है, तो 75% 6 होगा अपॉन log 10। सेकेंड कंडीशन में इनिशियल कंसंट्रेशन वो 16 बोल रहा है, 16 अपॉन 16 माइनस कितना रखूंगा x क्या है 75%। 75% क्या होगा 16 का चौथाई 25% होता है 4, तो 75% होगा 12, तो यहाँ रख दूंगा 12। सॉल्व कर लूंगा इसको, क्या हो जाएगा log 10। देखिए क्या ये क्या हुआ, इसमें 2 बचेगा तो log 10 4 अपॉन यहाँ पे 4 बचेगा, 4 से 16 जाएगा तो यहाँ भी 4, log 10 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। बोल सकता हूँ मैं कि T75% फर्स्ट कंडीशन का हो या T75% सेकंड कंडीशन का हो सेम रहेगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में चाहे 75% हो या 80% हो, 100% हो, 50% हो, दो कंडीशन कंसंट्रेशन चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का समरी है। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी देखेंगे, बट ये तरीका आपको जरूर आना चाहिए और ये फॉर्मूला आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके सारे ग्राफ्स वगैरह क्रिएट हो सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के। पहले आप ये बात माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है तो कंसंट्रेशन चेंज करने से 8 से 16 करने से T 50% चेंज नहीं होगा, T 75% चेंज नहीं होगा, T 80%, T 90%, 88%, कोई सा भी परसेंट चेंज नहीं होगा। दोनों ही कंडीशन में वही परसेंटेज सेम आएगा। हाँ T 75 और T 80% तो अलग अलग होगा, बट 75 दोनों का एक होगा, जरूर याद रखेंगे। अब मैं आपको इसको बताता हूँ ट्रिक से, जो कि बहुत ही ज़्यादा काम की ट्रिक आपकी होने वाली है। तो देखते हैं क्या होगी वो ट्रिक हमारी, पर इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले मुझे कंसंट्रेशन 8 दी गई है, 8 दी गई है, तो 8 के बाद 50% होने में 4, फिर 2, इस तरीके से काम चलेगा, फिर 1, ऐसे आधी आधी होती जाएगी। तो जब वो बोल रहा है 75% होने में 6 मिनट लगते हैं, 75% मतलब यहाँ पर ये आपका 75 पर ये 225% है ना, 75% खर्च हो चुका है, तो 6 मिनट को मैं डिवाइड करूँगा। तो कैसे डिवाइड करूँगा, तो फर्स्ट ऑर्डर में 3 मिनट 3 मिनट 3 मिनट ये रहेगा। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर में ये जो टी हाफ है वो चेंज नहीं होता। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, टी हाफ चेंज नहीं होता फर्स्ट ऑर्डर में, जरूर आप एक याद रखेंगे ये बात। ओके, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसी को मैं 16 ले लूँ तो 16 से आधा होगा 8 और इससे आधा होगा 4 और उसका आधा होगा 2, बट मुझे 75% कहाँ तक मानूंगा, यहाँ तक मानूंगा। 16 से 4, 16 से 4 पे आ गए, 25% बचा, 25% बचा, तो ये इतना क्या हो गया, ये 75% हो गया। 75% हो गया तो इसमें कितने टी हाफ आ गए, 2 टी हाफ आ गए, 1 टी हाफ 2 टी हाफ। और मैंने क्या बताया, कंसंट्रेशन चाहे कितनी भी हो, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे होगा 3 मिनट, यहाँ पे होगा फिर से 3 मिनट, तो इस बार भी कितना है 6 मिनट। और आगे करेंगे तो 3 मिनट जोड़ लूँगा तो T 87% वाला बन जाएगा, T 87.5%, तो वो 9 मिनट आएगा दोनों के लिए। इसको मैं 16 के और 32 कर दूँगा तब भी आंसर यही रहने वाले हैं।
तो ये जरूर आप देखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊंगा जीरो ऑर्डर के लिए अगर ये क्वेश्चन होता तो आप कैसे करते। तो जीरो ऑर्डर, अभी तो ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर के लिए था, बट अगर जीरो ऑर्डर के लिए होता तो 1 मिनट में आप समझ जाएंगे जीरो ऑर्डर में कंसेप्ट क्या होता है। पहले समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ सेम रहता है, चाहे कंसंट्रेशन क्या कितनी भी क्यों ना हो। टी हाफ सेम होता है तो टी 75% भी सेम होगा, टी 80% भी, सारे परसेंटेज सेम होंगे। जबकि जीरो ऑर्डर में, फॉर जीरो ऑर्डर में क्या होगा, यही क्वेश्चन को मैं कहता हूं 8 से 4, 4 से 2, 2 से 1। तो वो बोल रहा है कि 75% यहां है, ये है आपका 75%। तो 75% में एक टी हाफ और दूसरा टी हाफ आ गया, 2 टी हाफ आ गए। तो ये टी हाफ क्या होंगे, तो देखिए बेटा अगर ये 6 मिनट में हो रहा है, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन के हिसाब से टी हाफ भी कम होता जाता है। तो यहाँ पर 4 मिनट लगेंगे, यहाँ पे 2 मिनट होंगे। मैंने 6 को 2 हिस्सों में बांट दिया, यहाँ कंसंट्रेशन डबल थी तो डबल टाइम दे दिया, और यहाँ आधी थी तो आधा टाइम दे दिया। तो ऐसे 6 मिनट्स लगे इसमें, क्योंकि जीरो ऑर्डर में टी हाफ आधा होता जाता है यहाँ पर, और अगर नीचे जाते तो टी हाफ 1 मिनट होता। अब इसी जीरो ऑर्डर में अगर 16 में ले लेता हूं 4, 2, तो देखिए जब 8 से 4 जा रहे थे तो 4 मिनट थे, 4 से 2 जा रहे थे तो 2 मिनट थे। तो 8 से 8 जाऊंगा तो 8 मिनट होगा कि नहीं होगा, टी हाफ। देखो फिर पहले समझो आप, 8 से 4 के लिए 4 मिनट है, टी हाफ 4 मिनट। 4 से 2 के लिए टी हाफ क्या है, 2 मिनट। तो 16 से 8 के लिए क्या होगा, 8 मिनट, 8 मिनट होगा। अब इसका 75% क्या है, 4 है, ये टी 75% है। तो इसमें टाइम कितना खर्च हो गया, 8 + 4 मतलब कि 12 मिनट। जबकि इसमें कितना खर्च हुआ टी 75% में, 4 + 2 मतलब कि 6। इसमें खर्च हुआ आपका 12, इसमें खर्च हुआ 6। मतलब कि जीरो ऑर्डर में सेम यही क्वेश्चन अगर होता, सेम यही क्वेश्चन अगर जीरो ऑर्डर के लिए होता तो आंसर डबल आता, कंसंट्रेशन डबल, तो टी हाफ डबल, टी 75% डबल, टी 80% डबल, टी 40% डबल, है ना। जबकि अगर कंसंट्रेशन डबल तो डबल, कंसंट्रेशन ट्रिपल तो ट्रिपल। और एस टी फर्स्ट ऑर्डर का होता, फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन होते तो वहां पर इस तरीके का कोई चेंजमेंट नहीं होता, टी 75% भी रहता, टी 50% भी रहता, सब कुछ सेम वही रहता। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जैसे बताया, आप ऐसे ही कंसेप्चुअली इनको जरूर याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस साल जो वैरायटी मैंने बताई है उस पर क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज से मैं आपको लाइव क्लासेस भी लूंगा। आज मैं लाइव क्लासेस के लिए शाम को 5 बजे स्टार्ट करूंगा, जो कि पीएच, एसिड बेस कंसेप्ट और पीएच के ऊपर होगी, जिससे कि मैं आपको एमआईक्यू का जो नेक्स्ट एपिसोड है आयनिक इक्विलिब्रियम का, वो भी आपको पढ़ा सकूं। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं शाम को 5 बजे। आपको जो मैंने कमेंट करने के लिए बोला, आप कमेंट में मुझे उसके आंसर दीजिएगा और जल्द से जल्द आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।